अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गहरे उर्दू में खुश आमदीद। आज हम शेरी इस्तिलाहात सीखेंगे कि शेर के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से उसूलों पर शेर को वज़ा किया गया होता है। इससे पहले हम ये देख लें कि शायरी है क्या। शायरी तनकीद हयात है, ज़िंदगी के ऊपर तनकीद की जाती है, ज़िंदगी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बयान की जाती हैं। शायरी एक फ़न है, शायरी एक फ़न है। जैसे बाकी तमाम फ़नकारान अपने अपने फ़न का इजहार करते हैं, ऐसे शायर लोग अपने फ़न का इजहार करते हैं। शेर के वज़न और बहर को, ये जो आप काफ़िया और रदीफ़ और एक जैसी जो एक आप पढ़ते हैं रबत में आती हैं चीज़ें, जैसे वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, ये जो एक वज़न पे एक जितने अल्फाज ऊपर वाले मिसरे में भी और नीचे वाले मिसरे में भी, तो ये जो सारी चीज़ है इसको बहर और वज़न कहा जाता है। इस सारे काम को इल्म उरूज़ कहा जाता है। इल्म उरूज़ वो इल्म है जिसमें शायरी के उसूल और शायरी के जितने भी कवानीन हैं उनको पढ़ा जाता है। आज हम देखेंगे कि शायरी जो है वो की जाती है तो किन उसूलों पे की जाती है। सबसे पहले हम काफ़िया को देखते हैं। काफ़िया क्या चीज़ है? काफ़िया के लुग़वी माना अगला सवार या पे दर पे आने वाला, एक के बाद दूसरा जैसे आता है, इसे बोलते हैं पे दर पे। मैं आ रहा हूँ, मेरे पीछे भी कोई आ रहा है, तो ये होगा पे दर पे आना। तो काफ़िया का जो लुग़वी माना है वो पे दर पे आने वाला, अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। ये लेक्चर तमाम क्लासेस के लिए यकसा अहमियत का हामिल है, लेकिन साल अव्वल का बाकायदा इसमें से 5 नंबर का पोर्शन बनता है। तो हमने कोशिश करनी है कि साल अव्वल के जो लोग हैं वो ये ज़रूर देखें कि इसमें कौन कौन सी मारूज़ी बन सकती है। फर्स्ट ईयर के लोगों को ज़्यादातर ये भी सवाल आ जाता है कि काफ़िया किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो उन्होंने जवाब देना होता है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आगे चलते हैं। इसके लुग़वी माना क्या है? पे दर पे आने वाला, घोड़े में अगला सवार, घोड़े पर बैठने वाला अगला सवार भी इसके लुग़वी माना है। अब आते हैं इस्तिलाह की जानिब कि इस्तिलाही माना व मफ़हूम क्या है, काफ़िया को इस्तिलाह में क्या कहा जाता है। ऐसे हम वज़न अल्फाज जो नज़म, गज़ल या कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरों में हो। आप जानते हैं शेर के 2 मिसरे होते हैं। पहला मिसरा जिसको मिसरा ओला और दूसरा मिसरा जिसको मिसरा सानी कहा जाता है। इन दोनों मिसरों में हम वज़न अल्फाज जो आते हैं वो काफ़िया कहलाते हैं। हम वज़न से क्या मुराद है कि जिनका माना और मफ़हूम तो अलग हो लेकिन आवाज़ एक जैसी हो, जैसे तान, नान, बान, आन, शान, कमान, ये सारे अल्फाज हम वज़न हैं। इसमें एक और बात ज़हन में रखें कि ये दोनों मिसरों, पहला शेर जो है उनके दोनों मिसरों में होते हैं और बाकी तमाम नज़म या गज़ल या कसीदा के जो अशार आते हैं उनके दूसरे मिसरे में ये अल्फाज दोहराए जाते हैं, तो उनको हम काफ़िया कहते हैं। काफ़िया की जगह कहाँ है शेर के अंदर? वो है जी रदीफ़ से पहले आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़िया आपको समझ आ गया होगा। अब एक बात लाजमी है जो समझने वाली है, काफ़िया लाजमी जुज़्व है कसीदा, गज़ल और नज़म के लिए। हाँ, फिर ये है कि अगर काफ़िया मौजूद नहीं है नज़म में तो उस नज़म को नज़्म मुअर्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? नज़्म मुअर्रा। अगर मौजूद नहीं है काफ़िया तो उसको नज़्म मुअर्रा या आज़ाद नज़म कहेंगे, आज़ाद गज़ल कहेंगे। कसीदा, गज़ल और नज़म के लिए जो शेरी इस्तिलाहात में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, एक ही चीज़ लाजमी है शायरी के अंदर और वो है काफ़िया। काफ़िया ज़रूरी चीज़ है, काफ़िया के बग़ैर शायरी नामुमकिन हो जाती है। हाँ, अगर वो कोई कर देता है तो यकीनन फिर वो नज़्म मुअर्रा या उसे आज़ाद गज़ल कहेंगे। अगर मौजूद है, अगर काफ़िया मौजूद है तो उसे गैर मुअर्रा कहा जाता है। ये एक अज़ाफ़ी मालूमात थी आपके लिए। तो मैंने क्या बताया? काफ़िया लाजमी जुज़्व है किसके लिए? शायरी के लिए। अब हम चलते हैं रदीफ़ की जानिब। रदीफ़ के लुग़वी माना पिछले सवार के हैं। घोड़े पे जो पीछे बैठा होता है उसको रदीफ़ बोलते हैं। अरबी ज़बान का ये भी लफ्ज़ है। रदीफ़ इस्तिलाह में किसे कहते हैं ये भी हम देखते हैं। रदीफ़ एक या एक से ज़ायद अल्फाज भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़िया सिर्फ़ एक लफ्ज़ का होता है। ये भी बात याद करने वाली है।
ردیف کے الفاظ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور قافیہ صرف ایک لفظ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ بار بار دہرائے جانے والے ایسے الفاظ جو نظم، غزل یا قصیدہ کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے صرف دوسرے مصرے کے آخر میں آئیں وہ ردیف کہلاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم وزن الفاظ آتے ہیں ان کو ہم قافیہ بولتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں ردیف بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی شاعری میں ردیف استعمال نہیں ہوئی تو اس کو مردف کہتے ہیں۔ یہ فرق ذرا سمجھیے گا، قافیہ استعمال ہو تو غیر معرہ، اگر نہ ہو تو معرہ۔ یہاں پہ اگر ردیف استعمال ہو تو اس کو مردف، اور اگر نہ استعمال ہو تو غیر مردف۔ اب آتے ہیں جی مطلع جو ہے طلوع ہونے کا مقام، لغوی معنی کیا ہے؟ طلوع ہونے کا مقام عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں ظرف مکان ہے۔ سمجھ لیں بات کو، سوال بن سکتا ہے کہ مطلع کے لغوی معنی کیا ہے؟ طلوع ہونے کا مقام ہے، اس کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کو گرامر کی روح سے کیا کہیں گے؟ اس میں ظرف مقام، اور مطلع کو نقیب بھی کہا جاتا ہے۔ غزل، نظم یا قصیدے کا نقیب بھی کہلاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے معاشرے میں جب بھی محفل نعت دیکھی ہے تو ایک اسٹیج سیکٹری بلایا جاتا ہے، وہ محفل کا آغاز کرتا ہے، اس کو نقیب محفل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ غزل، نظم یا قصیدے کا آغاز کرتا ہے تو اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اصطلاح میں مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع کے لیے دو اصول ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ اصطلاح میں نظم، غزل یا قصیدہ کا وہ پہلا شعر، نمبر ایک پہلا شعر، ایک اصول ہے پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ دوسرا اصول ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہو۔ دوبارہ سمجھ لیں۔ ہاں، ایک مجھے لطیفہ یاد آیا، میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ مولانا شوکت علی جو ہیں، ان کا نام تھا مولانا شوکت علی، تو ان کے ساتھ تو کوئی تخلص نہیں لگتا تھا، لیکن ان کے بھائی محمد علی جوہر اور ان کے ایک تیسرے بھائی تھے فرزند علی گوہر، یہ دو بھائیوں کے ساتھ تخلص لگتا تھا۔ ایک خاتون تھی، انگریز خاتون، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ تو وہ بڑے مزاحیہ تھے، تو کہتے ہیں تو مولانا تھے، وہ مولوی تھے، ایک عالم دین تھے بڑے، تو کہتے ہیں آپ ایسے کر لیں کہ مولانا محمد علی جوہر ہیں ان کا نام، میرے بھائی کا نام فرزند علی گوہر ہے، اور میرا نام ہے مولانا شوکت علی شوہر۔ آپ شوہر لگا سکتے ہیں۔ تو قافیہ میں نے کیا سمجھایا تھا آپ کو کہ ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں، ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اب آتے ہیں کہ قصیدہ کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں وہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ اب آتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع قطع کرنے کی جگہ، قطع کرنا، کاٹنا، ختم کرنا۔ لغوی معنی مقطع کے کیا ہیں؟ کاٹنا، قطع کرنا، ختم کرنا۔ عربی زبان کا یہ بھی لفظ ہے، اس میں ظرف مکان، اس کو بھی بولیں گے گرامر کی روح سے۔ اب اس کی اصطلاح دیکھتے ہیں۔ نظم، غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر، اس کے لیے بھی دو اصول ہیں۔ کتنے اصول ہیں؟ دو اصول ہیں۔ نمبر ایک آخری ہوگا۔ مقطع کے لیے کون سے دو اصول ہیں؟ کہ غزل، نظم یا قصیدے کا آخری شعر ہوگا جس میں شاعر اپنا نام یعنی کہ تخلص استعمال کرے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ تخلص بھی استعمال کرے۔ کلمی نام آپ جانتے ہیں، شاعر خود سے ہی کوئی نہ کوئی نام رکھ لیتے ہیں اپنا، جیسے غالب، مومن، سودا، اس طرح سے بہت سے، جیسے میرا تخلص گوہر ہے۔ تو یہ ذرا سمجھیں کہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اور وہ شعر آخری بھی ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے۔ ہاں، آخری شعر ہے، شاعر کا نام استعمال نہیں ہوا، مقطع نہیں ہوگا، آخری شعر ہوگا۔ آخری شعر نہیں ہے، شاعر کا نام استعمال ہوا ہے تو بھی وہ مقطع نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک سے زائد مقطع ممکن ہیں۔ کیسے؟ آخری شعر ہے، اس میں شاعر کا نام استعمال ہوا ہے، وہ تو مقطع کہلائے گا۔ اس کے علاوہ کسی شعر میں شاعر کا نام استعمال ہو گیا تو اسے مقطع ثانی کہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ علم عروض کو آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا۔ اس میں جتنی بھی باتیں تھیں میں ان کو ایک منٹ کے اندر دوبارہ دہرانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے قافیہ ہے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم وزن الفاظ جو شعر کے
आखिर से पहले आते हैं, यानी कि शेर के आखिर में रदीफ़ होती है और उससे पहले जो हम वज़न अल्फाज आते हैं वो काफ़िया कहलाते हैं। अगर रदीफ़ मौजूद नहीं है तो भी काफ़िया जो है वो आखिर वाले लफ्ज़ से पहले आएगा। दूसरा हमारे पास रदीफ़ थी। रदीफ़ किसे कहते हैं? जो शेर के दोनों मिसरों के आखिर में एक जैसे अल्फाज आते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रदीफ़ कहलाते हैं। अगर किसी गज़ल या नज़म या कसीदे में काफ़िया मौजूद नहीं है तो वो नज़म मुअर्रा कहलाएगी, यानी कि आज़ाद नज़म कहलाएगी। काफ़िया लाजमी जुज़ है। मक्ता नहीं है तो भी शायरी पे कोई असर नहीं पड़ता। मतला मौजूद नहीं है तो भी शायरी पे कोई असर नहीं पड़ता। रदीफ़ मौजूद नहीं है तो भी शायरी के लिए ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन शायरी के उसूलों के मुताबिक काफ़िया एक लाजमी जुज़ है। इस बात का ख्याल रखिएगा। मतला तलू होने की जगह गज़ल या नज़म का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया मौजूद हो वो क्या कहलाता है? मतला। अगर दूसरे शेर में भी वही काफ़िया पै दर पै आता जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे? मतला सानी, मतला सालिस, मतला राबे, मतला खामिस और मतला सादिस, पै दर पै इस तरह से हम चलते जाएंगे। आगे चलते हैं। मक्ता कता करने की जगह, काटने की जगह। किसी गज़ल या नज़म का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल कर दे वो मक्ता कहलाता है। ये तमाम बातें आपने अच्छे से सीखनी है। ये 9th से लेके तमाम उर्दू अदब की क्लासेस के लिए बड़ा अहम लेक्चर है। जहाँ जहाँ शायरी आप पढ़ेंगे वहाँ वहाँ इन उसूलों का ख्याल रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में अगली बात के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।